दोस्तों, मैं मुकेश कुड़ी विनायक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन जैसे टॉपिक डिस्कस करेंगे, मिनरल्स का टॉपिक है ना। मिनरल्स यानी कि खनिज क्या होते हैं, खनिज का शरीर में क्या कार्य होता है। तो आज का अपना जैसे टॉपिक रहने वाला है आज की क्लास में मिनरल्स, खनिज। तो आप इस खनिज को देखें, समझे इसको कि खनिज मानव शरीर में जैसे 24 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, है ना। मानव शरीर में कुल 24 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनका जो कार्य होता है तो जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करना, है ना। शरीर की जैविक क्रियाओं को कंट्रोल किया जाता है, जैसे किसके द्वारा, खनिजों के द्वारा, है ना। और खनिजों के द्वारा शरीर की जैविक क्रियाओं को कंट्रोल किया जाता है। खनिज अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी में या स्वतंत्र यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं और मनुष्य अपने भोजन के द्वारा इनको अंतर्ग्रहण करता है। अब जैसे खनिजों में अपन पढ़ते हैं पहले सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, है ना। तो खनिजों में, मिनरल्स में सबसे पहले है जैसे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। अब सोडियम जो होता है ना, इन तीनों का आप जैसे कंबाइंड रूप से काम देखें कि इन तीनों का कंबाइंड रूप से क्या काम होता है। तो ये शरीर में जल संतुलन को बनाए रखते हैं, है ना। शरीर में जल संतुलन को बनाए रखते हैं मतलब क्या है, जैसे ये खनिज शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होने देते हैं, जल की कमी मतलब निर्जलीकरण नहीं होने देते हैं। दूसरा होता है ये शरीर में विद्युत अपघट्य के रूप में रहते हैं, है ना। ये शरीर में विद्युत अपघट्य के रूप में रहते हैं। ये तंत्रिका आवेगों के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं, है ना। ये तंत्रिका आवेगों के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये है इनका कि जल संतुलन को बनाए रखते हैं, विद्युत अपघट्य के रूप में पड़े रहते हैं, तंत्रिका आवेगों के संचालन के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम। अब देखें इनका सोर्स क्या है ना, इनका स्रोत क्या है। तो सोडियम नमक में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, अंडा व मछली में पाया जाता है। पोटेशियम जो होता है नमक है, सेव है, सब्जियां है व नारियल के पानी में पाया जाता है ना। और मैग्नीशियम है तो गेहूं, सोयाबीन व मूंगफली में पाया जाता है। अब जो पोटेशियम होता है तो ये हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज है ना। हृदय धड़कन को कंट्रोल करने वाला मिनरल्स है पोटेशियम, जो नारियल के पानी में होता है। और सोडियम जो होता है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अब ध्यान दें, जैसे यहाँ से है ना, यदि आपको खनिजों में पूछें कि खनिजों में कौन सा खनिज है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, सोडियम। और यदि आपको ग्रंथि देकर पूछे ना एग्जाम में कि कौन सी ग्रंथि है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो वो है जैसे एड्रिनल ग्रंथि, है ना। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि है जैसे एड्रिनल। और यदि एड्रिनल में पूछे आपको कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन है ना, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन है जो शरीर में सोडियम की मात्रा को बनाए रखता है, तो शरीर में सोडियम की मात्रा को बनाए रखता है जैसे कौन सा हार्मोन, तो एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है एल्डोस्टेरोन, है ना। एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन शरीर में क्या करता है, सोडियम की मात्रा को बनाए रखता है ना, सोडियम की मात्रा को बनाए रखता है। या अपन ऐसे बोल दें कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये शरीर में जो साल्ट होते हैं, है ना, साल्ट होते हैं तो साल्ट की मात्रा को बनाए रखता है। इसीलिए इस एल्डोस्टेरोन हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं, जैसे लवण संतुलनकारी हार्मोन बोलते हैं, है ना। जैसे लवण संतुलनकारी हार्मोन बोलते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन को। आपने जैसे कई जगह पढ़ा होगा, इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि क्या होगा यदि मनुष्य की एड्रिनल ग्रंथि को हटा दिया जाए तो, है ना। यदि क्या होगा, मनुष्य की एड्रिनल ग्रंथि को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब डेथ क्यों हो जाती है, क्योंकि एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकालती है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, शरीर में लवणों की मात्रा को बनाए रखता है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या हो जाएगी, जैसे लवणों की कमी आ जाएगी, है ना। बॉडी में लवणों की कमी आ जाने से व्यक्ति क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना। तो सोडियम रक्तदाब को कंट्रोल करने वाला खनिज है। सोडियम रक्तदाब को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि जो है वो एड्रिनल है। और एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा निकलता है कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन ये शरीर में लवणों की मात्रा को बनाए रखता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं, इसे लवण संतुलनकारी हार्मोन बोलते हैं, है ना। एल्डोस्टेरोन हार्मोन को अपन लवण संतुलनकारी हार्मोन कहते हैं।
और एल्डोस्टेरोन हार्मोन को अपन मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड्स, आप शब्द से अर्थ निकाल लें कि मिनरलोकोर्टिकोइड्स बोले तो मिनरल्स और मिनरल्स बोले तो खनिज, जो शरीर में खनिजों की मात्रा को बनाए रखता है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इस हार्मोन की कमी से रोग हो जाता है जैसे कौन सा? तो एडिशन रोग हो जाता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी से एडिशन रोग हो जाता है। क्या होगा यदि एल्डोस्टेरोन ग्रंथि को हटा दिया जाए तो एल्डोस्टेरोन ग्रंथि को हटा दिया जाए तो व्यक्ति क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे रीजन है कि व्यक्ति के शरीर में क्या हो जाएगी? जैसे लवणों की कमी आ जाती है। एल्डोस्टेरोन ग्रंथि को हटा देने से शरीर में लवणों की कमी आ जाएगी और लवणों की कमी आ जाने से फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसका तो ले आप जैसे यहाँ तक तो ले स्क्रीनशॉट पहले दोस्तों, फिर अपन और पढ़ते हैं जैसे खनिजों की टॉपिक में कि कौन से खनिज हैं। और तो आपके 3 खनिज की बात तो है जैसे कंप्लीट। आगे का है अब आगे है ना, यहाँ तक की तो बात हो गई। अब जैसे अगला खनिज देखते हैं अपन, जैसे कैल्शियम व फास्फोरस, है ना, कैल्शियम व फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं ये कार्य क्या करते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस क्या कार्य करते हैं? तो दांत व हड्डियों का निर्माण करते हैं, है ना, दांत व हड्डियों के निर्माण व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, है ना, दांत व हड्डियों के निर्माण व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, है ना, विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये चीज़ है। तो इसमें हो गया जैसे कैल्शियम फास्फोरस, ये दांत व हड्डियों के निर्माण व विकास के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। अगला देखिए आप कि दांत व हड्डियाँ, है ना, दांत व हड्डियाँ जैसे किसके बने होते हैं? तो दांत व हड्डियाँ जैसे बने होते हैं तो ये किसके बने होते हैं? जैसे कैल्शियम फोस्फेट के बने होते हैं, है ना, दांत व हड्डियाँ जो होते हैं ये कैल्शियम फोस्फेट के बने होते हैं। अब ये जो कैल्शियम फास्फेट होता है इसका सूत्र होता है जैसे CH3PO4 का होल ट्वाइस, है ना, CH3PO4 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम फोस्फेट का सूत्र होता है। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना, जैसे डाक विभाग में, कि दांत व हड्डियाँ निम्न से कौन से यौगिक के बने होते हैं? कैल्शियम फोस्फेट के बने होते हैं। दांत या हड्डियों के निर्माण और विकास के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। अगला देखें कि दांत व हड्डियों के, है ना, दांत व हड्डियों के, है ना, दांत व हड्डियों के निर्माण व विकास के लिए, है ना, निर्माण व विकास के लिए, निर्माण के लिए आवश्यक विटामिन, है ना, आवश्यक विटामिन व हार्मोन, आवश्यक विटामिन व हार्मोन। तो विटामिन की बात करें तो दांत व हड्डियों के निर्माण विकास के लिए आवश्यक विटामिन तो होता है कौन सा? डी। और यदि अपन हार्मोन की बात करें तो हार्मोन में कौन सा हार्मोन होता है? जैसे पैराथार्मोन, है ना, पैराथार्मोन। तो ये विटामिन डी और पैराथार्मोन जो होते हैं, है ना, विटामिन डी है और पैराथार्मोन जो होता है, तो विटामिन डी है और पैराथार्मोन जो है दोनों क्या करते हैं? जैसे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखते हैं, है ना, शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखते हैं। यानी कि विटामिन डी व पैराथार्मोन एक साथ, मतलब दोनों साथ मिलकर क्या करते हैं? छोटी आंत से कैल्शियम का अवशोषण करते हैं और फिर ये दोनों ही क्या करते हैं? जैसे अस्थि निर्माण को प्रेरित करते हैं, है ना, अस्थि निर्माण को प्रेरित करते हैं। तो अस्थि निर्माण को प्रेरित करने वाला विटामिन तो होता है डी। हार्मोन कौन सा होता है? पैराथार्मोन। और अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक खनिज कौन से हैं? कैल्शियम व फास्फोरस, है ना, ये चीज है। अब जो विटामिन डी जो होता है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जैसे रिकेट्स रोग होता है ना, क्या बोलते हैं रिकेट्स को? सूखा रोग बोलते हैं, है ना, सूखा रोग बोलते हैं। और जो पैराथार्मोन हार्मोन होता है तो इसकी कमी से रोग होता है, जैसे कौन सा? टिटेनी रोग होता है ना, टिटेनी रोग होता है। टिटेनी में क्या हो जाती है? इससे हड्डियों में कैल्शियम की कमी आ जाती है ना, तो हड्डियों में ऐंठन आने, मतलब हड्डियों में होने वाली ऐंठन है। टिटेनी क्या है? तो टिटेनी हड्डियों में कैल्शियम की कमी से होने वाली ऐंठन है टिटेनी। और रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी एकमात्र विटामिन है ना, विटामिन डी एकमात्र विटामिन है जो किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन। तो ये भैया आपके जैसे कांस्टेबल लाइन के एग्जाम में खूब क्वेश्चन आया हुआ है कि सनशाइन विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन डी को कहा जाता है। दूसरा और देखिए इसका कि कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की भांति कार्य करता है, तो हार्मोन की भांति काम करने वाला विटामिन कौन सा है? डी है ना, ये चीज है। अब जैसे यहाँ से आप एक चीज और ध्यान दें, है ना, यहाँ से एक चीज और ध्यान दें कि जैसे
मतलब एक रोग होता है उसको अपन बोलते हैं जैसे ओस्टियोपोरोसिस रोग, है ना, ओस्टियोपोरोसिस रोग। तो ओस्टियोपोरोसिस बोले तो क्या है, जैसे इसको अपन हिंदी में बोलते हैं जैसे अस्थि छिद्रता, है ना, ओस्टियोपोरोसिस को हिंदी में बोलते हैं जैसे अस्थि छिद्रता। अब ओस्टियोपोरोसिस अस्थि छिद्रता है ये, और इसमें जैसे हड्डियों में क्या हो जाते हैं, जैसे कैल्शियम की कमी से हड्डियों में छेद हो जाते हैं। मतलब ओस्टियो बोले तो हड्डी, पोर बोले तो छेद, तो हड्डियों में छेद हो जाते हैं किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। तो ओस्टियोपोरोसिस ये कैल्शियम की कमी से भी होता है ना, ओस्टियोपोरोसिस होता है ये कैल्शियम की कमी से भी होता है। बाकी ये किसकी कमी से भी होता है, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से भी होता है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से भी होता है, ये चीज़ है। तो इसका भी जैसे इस साल के रेलवे 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप से कि ओस्टियोपोरोसिस निम्न में से क्या है। तो ओस्टियोपोरोसिस निम्न में से क्या है, तो ये भैया जॉइंट डिजीज है ना, संधि विकार है ये, है ना, जिसमें हड्डियों में छेद हो जाते हैं, दर्द होने लग जाता है हड्डियों में। तो ओस्टियोपोरोसिस क्या है, हड्डियों का रोग है, संधि विकार है ना। ये कैल्शियम की कमी से भी होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से भी होता है। ज़्यादातर ये ओस्टियोपोरोसिस किस में देखने के लिए मिलता है, तो ये अधेड़ महिलाओं में देखने के लिए मिलता है ना, अधेड़ महिलाओं में होता है जैसे ज़्यादातर ओस्टियोपोरोसिस रोग। अब अधेड़ महिलाओं में क्यों होता है, क्योंकि उनमें मासिक द्रम आना बंद हो जाता है ना, मासिक द्रम आना बंद हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेनोफेज कहते हैं। तो जैसे ही मेनोफेज हो जाता है अधेड़ महिलाओं में, तब उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी आ जाती है, रोग हो जाता है, जैसे कौन सा, ओस्टियोपोरोसिस रोग, है ना, ओस्टियोपोरोसिस रोग। अब इसकी पहचान के लिए एक टेस्ट किया जाता है, इस टेस्ट को अपन बोलते हैं इससे क्या, बीएमडी टेस्ट, है ना। तो ओस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको अपन बोलते हैं बीएमडी टेस्ट। और इस बीएमडी टेस्ट का जो पूरा नाम है तो वो होता है जैसे बोन माइन डेंसिटी टेस्ट ना, बीएमडी टेस्ट का जो पूरा नाम है वो होता है जैसे बोन माइन डेंसिटी टेस्ट। तो ये बीएमडी टेस्ट का पूरा नाम है ना, ये चीज़ है। तो आप ये भी ध्यान में रखें कि बीएमडी टेस्ट का संबंध किससे है, तो ओस्टियोपोरोसिस से है ना। एक बार इसका तो ले स्क्रीनशॉट, तब तक मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। अपना जो पॉइंट है इस टॉपिक में, कैल्शियम और फास्फोरस, इनका काम होता है कि दांत एवं हड्डियों के निर्माण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। और दांत व हड्डियाँ बने होते हैं किसके, कैल्शियम फॉस्फेट के। कैल्शियम फॉस्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है तो वो होता है C3PO4 का होल ट्वाइस। और दांत एवं हड्डियों के निर्माण विकास के लिए आवश्यक विटामिन तो होता है डी, और हार्मोन कौन सा होता है, पैराथार्मोन, है ना। और अस्थि निर्माण को प्रेरित करते हैं विटामिन डी व पैराथार्मोन, या दोनों साथ मिलकर ये अस्थि निर्माण को प्रेरित करते हैं। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग, जिसको अपन सूखा रोग बोलते हैं, है ना, जिसमें हड्डियों में कैल्शियम की कमी आ जाती है तो हड्डियां फोल्ड होने लग जाती है, मुड़ने लग जाती है। पैराथार्मोन की कमी से टिटेनी होता है, इसमें भी हड्डियों में कैल्शियम की कमी आ जाती है ना। और विटामिन डी ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन बोलते हैं, है ना। और जो हार्मोन होता है तो ये हार्मोन की भांति कार्य करता है, विटामिन डी शरीर में हार्मोन की भांति काम करता है, जो पैराथार्मोन के साथ मिलकर छोटी आंत से कैल्शियम का अवशोषण करते हैं। फिर कैल्शियम की कमी से व एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है, जो संधि विकार होता है। ओस्टियोपोरोसिस को अपन क्या बोलते हैं, अस्थि छिद्रता कहते हैं। अधेड़ महिलाओं में होता है ये, क्योंकि अधेड़ महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की आयु में क्या होता है कि उनमें मासिक द्रव्य आना बंद हो जाता है, मिनिस्ट्रेशन साइकिल आना बंद हो जाता है, जिसको अपन मेनोफेज बोलते हैं। तो जैसे मेनोफेज हो जाता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है ब्लड में, तब उनमें रोग हो जाता है ओस्टियोपोरोसिस। और इस रोग की पहचान के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बीएमडी टेस्ट कहते हैं। बीएमडी टेस्ट का पूरा नाम होता है बोन माइन डेंसिटी टेस्ट, है ना। तो अपने 5 खनिज तो कंप्लीट है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फिर पर आपने क्या, कैल्शियम व फास्फोरस। अब जैसे आगे देखिए आप खनिज में और है जैसे कुछ खनिज, तो अगला पढ़ते हैं अपन जैसे आयरन के बारे में, है ना। अगला खनिज है जैसे अपना आयरन। तो आयरन, इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे आयरन फेरस या आयरन Fe, ये चीज़ है। तो आयरन की जो सर्वाधिक मात्रा है ना, आयरन की जो सर्वाधिक मात्रा है वो किस में पाई जाती है, जैसे पालक में पाई जाती है ना, पालक में पाई जाती है। आयरन की सर्वाधिक मात्रा पालक में पाई जाती है। अब ये जो आयरन होता है तो आयरन क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन के संश्लेषण, है ना, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण या परिपक्वन का कार्य करता है ना, हीमोग्लोबिन का संश्लेषण या परिपक्वन का कार्य करता है ना, कार्य करता है। तो ये चीज़ है।
तो आयरन जो होता है ये अपने जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, वह हीमोग्लोबिन की परिपक्वन का कार्य करता है, जिससे कौन, तो आयरन करता है। सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है जैसे आयरन की किसमें, पालक में। अब जैसे आप इस हीमोग्लोबिन से रिलेटेड 3-4 मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें जो आपके हर एग्जाम में मिलते हैं आपको, कि शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है जैसे कौन, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है जैसे कौन, तो हीमोग्लोबिन करता है ना, हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है तो ये ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है ना। हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन के एक अणु के द्वारा ऑक्सीजन के 4 अणु का परिवहन किया जाता है ना, ये चीज है। और हीमोग्लोबिन की जो सर्वाधिक बंधुता होती है ना, हीमोग्लोबिन की जो सर्वाधिक बंधुता होती है, सर्वाधिक जो एफिनिटी होती है, तो वो कौन सी गैस के साथ होती है, CO गैस है ना। CO को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसकी सर्वाधिक बंधुता होती है CO गैस के प्रति। तो हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई का कार्य करता है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई का कार्य करता है। अगला है जैसे रक्त है ना, रक्त या ब्लड, तो रक्त या ब्लड या RBC का रंग लाल होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण है ना। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। या हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो ये रक्त में पाया जाता है। रक्त में भी किस में होता है, ये RBC में होता है, इसीलिए RBC लाल रंग की होती है ना, ये चीज़ है। और हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, जैसे ये प्रोटीन है। अब सर प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, तो प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन है, ये क्रोमोप्रोटीन है ना। क्रोमोप्रोटीन जो रंग देती है, तो ब्लड को रंग देने वाली प्रोटीन है क्रोमोप्रोटीन। तो क्रोमोप्रोटीन का उदाहरण है जैसे आपका हीमोग्लोबिन है ना, ये चीज है। अब जैसे हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन की जो कमी है वो क्या कहलाती है, एनीमिया कहलाती है ना। हीमोग्लोबिन की जो कमी है वो कहलाती है जैसे एनीमिया है। हीमोग्लोबिन की कमी को अपन बोलते हैं जैसे एनीमिया कहते हैं, यानी कि खून की कमी एनीमिया कहलाती है। हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया बोलते हैं। या एनीमिया क्या है, तो ये खून की कमी है ना, ये चीज़ है। तो ये है जैसे आयरन के बारे में ना। तो आयरन की सर्वाधिक मात्रा पालक में, ये हीमोग्लोबिन के संश्लेषण या परिपक्वन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। और हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है ये ऑक्सीजन के 4 अणु का परिवहन करता है ना। और हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक बंधुता जो होती है तो वो CO गैस के प्रति होती है ना। और हीमोग्लोबिन शरीर में जैसे एक रक्त में होता है, रक्त में भी RBC में होता है हीमोग्लोबिन, और रक्त या RBC का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण है ना। और हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, जैसे प्रोटीन है। प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है ना। प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है। एनीमिया क्या बोलते हैं, तो खून की कमी एनीमिया कहलाती है ना। खून की कमी एनीमिया कहलाती है। या हीमोग्लोबिन की कमी से खून की कमी मतलब क्या हो जाता है, एनीमिया है ना, ये चीज़ है जैसे आयरन के बारे में। अब देखें अगला खनिज देखें, तो अगला पढ़ते हैं अपन जैसे Zn, मतलब जैसे जिंक को पढ़ते हैं। तो अगला खनिज है जैसे अपना जिंक। तो यह खनिज है ना, यह खनिज इंसुलिन हार्मोन के है ना, यह खनिज इंसुलिन हार्मोन के है ना, यह खनिज इंसुलिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है ना, संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। यह खनिज जैसे इंसुलिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है जैसे जिंक खनिज। अब जैसे आप इंसुलिन हार्मोन देखें ना, इंसुलिन हार्मोन, तो इंसुलिन हार्मोन का है ना, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा किया जाता है ना। इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका के द्वारा किया जाता है ना, बीटा कोशिका के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज है। तो जिंक खनिज जो होता है, इस जिंक खनिज, यह खनिज क्या करता है शरीर में, जैसे इंसुलिन हार्मोन का संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है ना। जिंक इंसुलिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। इंसुलिन
हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा किया जाता है? तो अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। जानते हैं ना कि अग्नाशय ग्रंथि में जो लेगरेंज की दीपिकाएं पाई जाती हैं, तो अग्नाशय ग्रंथि में लेगरेंज की दीपिकाएं देखने के लिए मिलती हैं। उन लेगरेंज की दीपिकाओं में 3 सेल्स होती है, अल्फा सेल्स होती है, बीटा सेल्स होती है, गामा सेल्स होती है। तो लेगरेंज की दीपिकाओं की बीटा सेल से क्या निकलता है? तो बीटा सेल से क्या निकलता है? मतलब इंसुलिन हार्मोन निकलता है। उस इंसुलिन के संश्लेषण के लिए कौन सा मिनरल्स आवश्यक होता है? तो जिंक आवश्यक होता है ना, ये है। अब जैसे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है ना, शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि तो कौन सी होती है? तो शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जैसे अग्नाशय ग्रंथि होती है ना। शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि भी कौन सी होती है? जैसे अग्नाशय ग्रंथि है। और इस अग्नाशय ग्रंथि को अपन जैसे कुछ नामों से जानते हैं। किन किन नामों से जानते हैं? तो ये सर एक तो क्या है, जैसे शरीर की मिश्रित ग्रंथि है ना। अग्नाशय ग्रंथि शरीर की एक तो मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि बहिस्त्रावी प्लस अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार से काम करती है ना। बहिस्त्रावी प्लस अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार से काम करती है। तो ये मिश्रित ग्रंथि है और इसको अपन क्या बोलते हैं? मीठी ब्रेड भी कहते हैं। जैसे किसको? अग्नाशय ग्रंथि को, है ना। और एक यहाँ से एक और देखिए आप कि कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन हार्मोन है जो रक्त में, है ना, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को, है ना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल है। कि इंसुलिन क्या करता है? जैसे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है ना, ये चीज़ है। तो ये भी खूब ज़्यादा पूछते हैं। एक लास्ट पॉइंट और देख ले इसमें कि इंसुलिन की जो कमी होती है, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? जैसे मधुमेह रोग हो जाता है ना। मधुमेह को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डायबिटीज रोग हो जाता है ना। डायबिटीज है या शुगर है, तो ये शुगर हो जाती है जैसे इंसुलिन हार्मोन की कमी से। मधुमेह है, डायबिटीज, या डायबिटीज में भी कौन सा डायबिटीज? तो डायबिटीज मेलिटस रोग होता है। तो ये है जिंक का। इसका तो लिया आप स्क्रीनशॉट, तब तक इसको एक बार और रिवाइज करें। जिंक जो होता है Zn, अगला खनिज जैसे जिंक यानी कि Zn जस्ता, यह खनिज क्या करता है? शरीर में इंसुलिन हार्मोन के संश्लेषण का कार्य करता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा? तो अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है इंसुलिन हार्मोन का स्रावन। और अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और अग्नाशय शरीर की क्या है? जैसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है ना। शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है जैसे अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि क्या है? तो ये मिश्रित ग्रंथि है। मतलब क्या है? बहिस्त्रावी प्लस अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार से काम करती है ना। इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, पैनक्रियाज ग्लैंड को। और मीठी ब्रेड भी कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि को ना, क्योंकि जब इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ना। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है इंसुलिन की कमी से, इसलिए इसको मीठी ब्रेड ही बोलते हैं। और इंसुलिन क्या करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह है या डायबिटीज रोग हो जाता है जैसे इंसुलिन हार्मोन की कमी से ना। आप ध्यान में रखें कि ये जो डायबिटीज होता है, ये डायबिटीज 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जैसे डायबिटीज मेलिटस होता है। अब ये डायबिटीज मेलिटस होता है तो ये तो किसकी कमी से? तो ये होता है जैसे इंसुलिन की कमी से, है ना। डायबिटीज मेलिटस होता है, ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। और एक और होता है जैसे आपका डायबिटीज इंसिपिडम, है ना, डायबिटीज इंसिपिडम। तो डायबिटीज इंसिपिडम जो होता है ये कौन से हार्मोन की कमी से होता है? तो ये होता है जैसे वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से, है ना। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से होता है डायबिटीज इंसिपिडम रोग। अब वैसोप्रेसिन हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं? इसे एडीएच हार्मोन कहते हैं, है ना। वैसोप्रेसिन हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं? इसे एडीएच हार्मोन बोलते हैं, है ना। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं। सर ये कौन सी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है? तो ये भैया आपका जैसे पीयूष ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन, है ना। तो डायबिटीज 2 होते हैं। एक तो डायबिटीज मेलिटस होता है जो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, और इंसुलिन का स्रावन किसके द्वारा? तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। एक डायबिटीज इंसिपिडम होता है जो कौन से हार्मोन की कमी से? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से। वैसोप्रेसिन को अपन क्या बोलते हैं? एंटी डायरेटिक हार्मोन ही बोलते हैं, जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलता है ना। पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलता है। तो ये बात हो गई जैसे आपके सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम। इसके बाद पढ़ा आपने ने जैसे कैल्शियम, इसके बाद पढ़ा क्या? फास्फोरस। फिर पढ़ा आपने ने जैसे क्या? आयरन खनिज। और फिर पढ़ा आपने ने जैसे जिंक खनिज, है ना, जिंक खनिज। अब जैसे इसके बाद अगला खनिज पढ़ते हैं अपन जैसे
तो अगला खनिज पढ़ते हैं, जैसे कौन सा खनिज है, तो ये है जैसे आपका कोबाल्ट खनिज, है ना, कोबाल्ट खनिज, तो CO, है ना, कोबाल्ट, ये चीज़ है। तो अगला खनिज पढ़ते हैं जैसे अपन कोबाल्ट। तो कोबाल्ट जो होता है तो यह है विटामिन, है ना, यह है विटामिन B12 में उपस्थित होता है ना, यह है विटामिन B12 में उपस्थित होता है। तो ये भी खूब ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, इस साल की सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आया है, तो महिला सुपरवाइजर की एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, यानी कि हर एग्जाम में करीब एग्जाम में पूछते हैं इसको कि कोबाल्ट धातु में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो कोबाल्ट धातु में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन B12 है। अब ये जैसे कोबाल्ट की अपन से बात करें या विटामिन B12 की बात करें, है ना, विटामिन B12 या कोबाल्ट ये शरीर में करता क्या है, तो इसका कार्य क्या होता है, तो इसका काम होता है जैसे RBC के परिपक्वन का कार्य, है ना, RBC के परिपक्वन का कार्य करता है। तो जो कोबाल्ट होता है, यह विटामिन जो B12 है, ये RBC के मैच्योरेशन का कार्य करता है, RBC को पकाने का कार्य करता है ना। और विटामिन B12 जो होती है, यदि विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो मनुष्य में रोग हो जाता है, जैसे कौन सा, तो पर्सिनियस एनीमिया रोग हो जाता है ना, पर्सिनियस एनीमिया रोग हो जाता है, पर्सिनियस एनीमिया रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है, तो पर्सिनियस एनीमिया हो जाता है, इस रोग में क्या होता है कि RBC की साइज बढ़ जाती है ना, RBC की साइज इंक्रीज हो जाती है, RBC की साइज बढ़ जाती है, ये चीज़ है। तो कोबाल्ट धातु में पाया जाने वाला विटामिन होता है विटामिन B12 है, विटामिन B12 है या कोबाल्ट ही क्या करता है, तो RBC के परिपक्वन का कार्य करता है। और जो विटामिन B12 होता है, तो विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है, जैसे पर्सिनियस एनीमिया हो जाता है। पर्सिनियस एनीमिया में क्या होता है, RBC की साइज बढ़ जाती है, मतलब RBC फूलने लग जाती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं, है ना, इसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी कहते हैं, है ना, मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। RBC बड़े आकार की हो जाती है, RBC की साइज बढ़ जाती है, इसलिए इसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं। और कोबालिमिन, है ना, कोबालिमिन, तो कोबालिमिन विटामिन B कहा जाता है ना, कोबालिमिन विटामिन B कहा जाता है किसको, तो विटामिन B12 को कोबालिमिन विटामिन B कहा जाता है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ तक की है जैसे विटामिन B12 के बारे में। अब लास्ट में देखिए अपना जो खनिज है तो वो होता है जैसे आयोडीन खनिज, है ना, आयोडीन। तो आयोडीन जो होता है, ये आयोडीन शरीर में क्या कार्य करता है, तो आयोडीन जो है यह शरीर में, है ना, यह शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन के रूप में पाया जाता है ना, यह शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन के रूप में पाया जाता है ना, यह शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन के रूप में पाया जाता है ना। और फिर जैसे इस हार्मोन का स्त्रवण तो किसके द्वारा किया जाता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा, है ना, थायराइड ग्रंथि के द्वारा, ये चीज़ है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण। तो आयोडीन जो होता है, आयोडीन ये मनुष्य के शरीर में किसके रूप में पाया जाता है, आयोडीन मानव शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन के रूप में उपस्थित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। अब जैसे आपका राजस्थान पुलिस, है ना, अब जैसे राजस्थान पुलिस 2018 का क्वेश्चन है आपका ये, है ना, कि शरीर की सबसे बड़ी, है ना, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है ना, अंतःस्रावी, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है, जैसे थायराइड ग्रंथि है ना, ये चीज़ है। अब जैसे कुछ बातें और ध्यान दें आयोडीन से रिलेटेड, कि आयोडीन की जो सर्वाधिक मात्रा है ना, आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा, तो आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है जैसे किसमें, लेमिनेरिया शैवाल में, है ना, लेमिनेरिया शैवाल में पाई जाती है ना, लेमिनेरिया शैवाल में आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ये लेमिनेरिया शैवाल है, सर शैवाल में कौन सा शैवाल है ये, तो फ्यूफाइसी शैवाल होता है ना, फ्यूफाइसी शैवाल होता है, जानते हैं ना, फ्यूफाइसी शैवाल जो भूरे रंग की शैवाल होती है, तो भूरे रंग की शैवाल को अपन क्या बोलते हैं, सिर्फ फ्यूफाइसी शैवाल कहते हैं, है ना, फ्यूफाइसी शैवाल कहते हैं भूरे रंग की शैवाल को। और जो लेमिनेरिया शैवाल होती है, तो लेमिनेरिया शैवाल से खाद भी तैयार की जाती है, उस खाद को अपन बोलते हैं केल्प खाद।
तो केल्प खाद तैयार की जाती है ना, केल्प खाद तैयार की जाती है जैसे किससे, लेमिनेरिया शैवाल से ना, लेमिनेरिया शैवाल से केल्प खाद भी तैयार की जाती है। यहाँ तक ही होगी बात है ना लेमिनेरिया शैवाल के बारे में। अगला देखें कि आयोडीन की कमी से है ना, आयोडीन की कमी से या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से है ना, आयोडीन की कमी से या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जैसे गलगंड या गेंगा रोग हो जाता है ना, गलगंड या गेंगा रोग हो जाता है। गलगंड इसको अपन गेंगा ही बोलते हैं, इसके अलावा और क्या बोलते हैं इसको, गोइटर रोग बोलते हैं है ना, गोइटर रोग बोलते हैं। तो आयोडीन की कमी से या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गलगंड, गेंगा या गोइटर रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है ना, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। तो गलगंड, गेंगा या गोइटर रोग। अब जैसे गलगंड से रिलेटेड कुछ बातें और ध्यान दें कि गलगंड एक एंडेमिक रोग है ना, गलगंड एक एंडेमिक रोग है, एंडेमिक रोग है। अब देखिए आप जैसे एंडेमिक रोग क्या होता है, तो एंडेमिक रोग ऐसे रोग है ना, ऐसे रोग जो किसी क्षेत्र विशेष में देखे जाते हैं है ना, ऐसे रोग जो किसी क्षेत्र विशेष में देखे जाते हैं, क्षेत्र विशेष में देखे जाते हैं या क्षेत्र विशेष के लोगों में होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, इसे एंडेमिक रोग बोलते हैं। तो गलगंड क्या है, जैसे एक एंडेमिक रोग है, ये किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में होता है। अब ज़्यादातर कौन से लोगों में होता है ये, तो गलगंड जो रोग होता है ये पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में होता है ना, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में होता है। तो एंडेमिक रोग भी होते हैं, एंडेमिक रोग तो वो रोग होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में होते हैं है ना, एंडेमिक रोग वो रोग होते हैं जो क्षेत्र विशेष के लोगों में होते हैं। और एंडेमिक रोग भी होते हैं तो एंडेमिक प्रजातियां भी होती हैं है ना, एंडेमिक प्रजातियां भी होती हैं। जैसे एंडेमिक प्रजातियां कौन सी होती है, एंडेमिक प्रजातियां जैसे ऐसी प्रजातियां जो किसी क्षेत्र विशेष के लोगों, मतलब ऐसी प्रजातियां जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। अब जैसे चीन की घाटी में एक प्लांट पाया जाता है, चीन की घाटी में एक प्लांट पाया जाता है, इस प्लांट को अपन बोलते हैं मेटासिकोया प्लांट। तो मेटासिकोया प्लांट है, सर प्लांट में कौन सा प्लांट है ये, तो ये होता है जैसे जिम्नोस्पर्म प्लांट है ना, जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है मेटासिकोया। तो ये चीन की घाटी में पाया जाता है, यानी कि ये क्या है, एक एंडेमिक स्पीसीज है। इसी प्रकार से जैसे ऑस्ट्रेलिया जो मतलब जो कंगारू होता है, तो कंगारू किस में पाया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और कंगारू को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे मैक्रोपस बोलते हैं है ना, मैक्रोपस बोलते हैं। और कंगारू क्या करता है, ये जैसे अर्धविकसित शिशु को जन्म देता है ना, कंगारू अर्धविकसित शिशु को जन्म देता है। और कंगारू क्या है, स्तनधारी है, लेकिन स्तनधारी में कौन सा स्तनधारी है, ये मेटाथीरिया स्तनधारी है ना, कंगारू क्या है, स्तनधारी है। और स्तनधारी में कौन सा स्तनधारी है, जैसे ये मेटाथीरिया है ना। तो आप इसको फिर से देख ले दोस्तों एक बार कि विटामिन B12 है, विटामिन B12 जो होता है ये किस में पाया जाता है, जैसे कोबाल्ट धातु में पाया जाता है ना, विटामिन B12 जो होता है ये कोबाल्ट धातु में पाया जाता है। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जैसे पर्सिनेस एनीमिया रोग हो जाता है, जिसमें आरबीसी की साइज क्या हो जाती है, इससे बढ़ जाती है ना, आरबीसी की साइज बढ़ जाती है। और आरबीसी की साइज बढ़ जाती है यानी कि आरबीसी के अणु फूलने लगते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, जैसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं है ना, इसलिए इसको जैसे अपन बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया है ना, मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। और विटामिन B12 को अपन कोबालिमिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B12 क्या करता है, इससे आरबीसी के परिपक्वन का कार्य करता है विटामिन B12। आगे पढ़ा अपन ने जैसे आयोडीन, कि आयोडीन शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन के रूप में पाया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन के रूप में पाया जाता है आयोडीन। और थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव किसके द्वारा किया जाता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा। थायराइड क्या है, राजस्थान क्विज 2018 का क्वेश्चन है कि ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ना, मानव शरीर की सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। और जो आयोडीन की जो सर्वाधिक मात्रा है ना, आयोडीन की जो सर्वाधिक मात्रा होती है तो लेमिनेरिया शैवाल में पाई जाती है। लेमिनेरिया शैवाल को अपन क्या बोलते हैं, फियोपाइसी शैवाल होती है लेमिनेरिया। जो भूरे रंग की शैवाल होती है तो उसको अपन फियोपाइसी शैवाल बोलते हैं है ना, भूरे रंग की शैवाल। लेमिनेरिया शैवाल से खाद तैयार की जाती है, उस खाद को बोलते हैं अपन केल्प खाद है ना, केल्प खाद
तो केल्व खाद भी तैयार की जाती है शैवालों से। और मतलब फियोपाइसी शैवाल को अपन क्या बोलते हैं, इसे समुद्री खरपतवार ही बोलते हैं, सीवीडी भी बोलते हैं। आयोडीन की कमी से या फिर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग, तो गलगंड गेंगा या गोइटर रोग होता है ना। गलगंड गेंगा या गोइटर रोग होता है जिसमें थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, इससे फूल जाती है ना, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। अब गलगंड क्या है, तो गलगंड क्या होता है, जैसे एक एंडेमिक रोग है गलगंड, और इस टाइम में जो आपका जो कोरोना है ना, जो कोरोना डिजीज चल रही है, कोरोना जो विश्व महामारी चल रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे पेंडेमिक रोग बोलते हैं। तो ये पेंडेमिक रोग है। पेंडेमिक रोग वो रोग होते हैं जो मतलब महामारी के रूप में फैलते हैं, पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करते हैं, तो पेंडेमिक रोग होते हैं। और ये जो होता है गोइटर रोग, ये क्या है, एंडेमिक रोग है, जो क्षेत्र विशेष के लोगों में होते हैं, और ये पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में होता है। तो कोरोना क्या है, ये एक पेंडेमिक रोग है। इसी प्रकार से एंडेमिक क्या होती है, इससे स्पीसीज भी होती है ना, एंडेमिक स्पीसीज भी होती है। ऐसी स्पीसीज जो किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है, तो उसको अपन एंडेमिक स्पीसीज या एंडेमिक प्रजातियां कहते हैं। जैसे चीन की घाटी में क्या मिलता है आपको, मेटासिकोया प्लांट मिलता है। और कंगारू जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कंगारू को अपन मैक्रोपस ही बोलते हैं। और कंगारू ये स्तनधारी होता है ना, कंगारू स्तनधारी होता है। स्तनधारी में कौन सा स्तनधारी होता है, ये मेटाथीरिया। और मेटाथीरिया की विशेषता होती है कि ये अर्धविकसित शिशु को जन्म देते हैं है ना, अर्धविकसित शिशु को जन्म देते हैं, यानी कि इनके उदर पर एक थैली पाई जाती है ना, कंगारू या मेटाथीरिया के उदर पर एक थैली पाई जाती है। इस थैली को अपन बोलते हैं जैसे मार्सुपियम थैली। तो मार्सुपियम थैली पाई जाती है, तो मार्सुपियम थैली पाई जाती है जैसे कंगारू के उदर पर, जिसमें अर्धविकसित शिशु को जन्म दे देते हैं मार्सुपियम थैली में, और पूर्णतः डेवलप होने के बाद इस थैली से बाहर आ जाते हैं है ना। इसको ये चीज़ है, इसको एब्डोमिनल पाउच ही बोलते हैं। मार्सुपियम थैली को एब्डोमिनल पाउच भी कहते हैं। तो ये था से दोस्तों आपका खनिज का टॉपिक। खनिज के टॉपिक में अपन ने पढ़ लिया है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, इसके अलावा से कोबाल्ट है, इसके अलावा से जिंक है, और फिर क्या पढ़ाता लास्ट में, आयोडीन है ना। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास का फिर इंतज़ार कीजिए।